अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि आज दिलीप कुमार साहब एक अजीम अदाकार इस दुनिया में नहीं रहे, तो आज उस लेजेंडरी अदाकार को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम नगार भी हैं, राइटर भी हैं, और सबसे स्पेशल बात कि उन्होंने कुछ दिन अपनी ज़िंदगी का एक मखसूस अरसा दिलीप कुमार साहब के साथ गुजारा है। तो आइए दिलीप कुमार की यादों को ताज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर सर, मीर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री का, फ़न का और अदाकारी के हवाले से मैं अगर कहूँ तो उन्हें यूनिवर्सिटी कहना किसी तौर गलत नहीं होगा। आपने भी बहुत सारे दिन गुजारे, आप किस तरह से उन्हें केटर करते हैं या अपने अल्फाज में किस तरह से बयान करें? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि मैं यहाँ जब लाहौर में जर्नलिज्म कर रहा था तो जब रात होती थी, सर्दियों की रात होती थी, तो मुझे दो लोग बड़ी शिद्दत से याद आते थे कि इनका मैं इंटरव्यू करूं। एक दिलीप कुमार साहब, अच्छा। एक अमिताभ बच्चन साहब। ठीक है। तो हुआ ये कि 2001 में मलका तरन्नुम नूरजहां, उससे पहले उनका इंतकाल हो गया था, तो कांग्रेस आई की हुकूमत ने वहाँ ट्रिब्यूट करवाया था मलका तरन्नुम नूरजहां। तो मैं यहाँ से प्लान करके गया था कि वो ट्रिब्यूट में शिरकत करके तो बम्बई जो है पाँव को छूना है दिलीप कुमार साहब के। वाह। तो इस सफ़र पे मेरे हमसफ़र थे गुलूकार परवेज़ मेहदी और मेरे एक दोस्त हैं जाहिद खान। हम तीन जो हैं पहले चंडीगढ़ से दिल्ली से हम गए थे शताब्दी रेलवे पे दिलीप कुमार साहब के घर, और 20-21 दिन जो है दिलीप कुमार साहब के घर में पड़ाव हुआ था। दिलीप कुमार साहब पाली हिल में दो घर हैं। अच्छा। एक घर है उनका जहाँ सायरा बानो साहिबा के साथ वो रहे हैं 35 से 40 साल, और एक घर उनका जो जब वो दिलीप कुमार साहब के पैसे आए, जब वो स्टार बने, तो उन्होंने पाली हिल में घर खरीदा था। पाली हिल आप समझिए कि बम्बई में बॉलीवुड तो ये 65 के बाद टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है ना जी, इस्तेलाह। तो उससे पहले तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी। तो दिलीप कुमार साहब ने वो घर परचेज किया था 50s में। तो वो घर छड़ेयों का डेरा था। छड़े इसलिए कि उनके छोटे भाई थे एहसन खान, जो अभी 5-6 महीने पहले कोरोना की वजह से फौत हुए हैं, एहसन खान साहब। और फिर उनके एक भाई थे असलम खान। ये दोनों भाई एक हफ्ते आगे पीछे गए हैं, और ट्रेजिडी ये रही कि दिलीप कुमार साहब को पता भी नहीं, वो आखिरी जो उनका अरसा है ज़िंदगी का, उसमें बहुत सारी खबरें जो हैं वो उन्हें नहीं पहुंचाई गई कि दिलीप कुमार साहब जो है वो गहरा सदमा। बिल्कुल सही। तो आपने ये जो कहा कि पहली मुलाकात, तो ये 2001 में जुलाई में हुई, और जुलाई में बम्बई में बहुत बारिशें होती हैं और बम्बई भीगी भीगी रहती थी। मतलब मुंबई रोमांटिक हो जाती थी। तो उसमें रोज ज़ियारत होती थी दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार साहब की रूटीन ये थी कि वो अपने सायरा बानो साहिबा वाले जो बंगलो था वहाँ से 5 बजे चल के थोड़े चहलकदमी करते हुए तो इस घर में आते थे, जो उनका अपना घर था, जहाँ हम मेहमान थे। और फिर रोज़ाना 2 से 3-4 घंटे दिलीप कुमार साहब से गुजरते थे। और यानी आपकी पूरी मेज़बानी उन्होंने की और बहुत अच्छी तरह से ये फ़राइज़ सर अंजाम। मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि रोज़ाना दिलीप साहब जब होते थे घर में, वो नहीं तो उनके भाई पूछते थे मुंडे आज की पकाइए। वाह। अच्छा, ये बताएं कि उस दौरान जब आप वहाँ पे क़याम पज़ीर थे, तो क्या ऐसा हुआ कि साहिरा जी ने कभी फ़ोन किया हो और सरजनिश की हो, जैसे बेगमात का हक होता है और वो अक्सर पूछती हैं या शिकवा करती नज़र आती हैं, कभी ऐसा हुआ? सरजनिश तो लफ्ज़ थोड़ा सा आप भारी इस्तेमाल कर रही हैं इस सिलसिले में, लेकिन ये मुझे इनडायरेक्ट पता चला था कि सायरा बानो साहिबा का स्ट्रांग होल्ड था दिलीप साहब पे। और देखिए, जिस तरह से सायरा बानो साहिबा ने दिलीप कुमार साहब की नर्सिंग की है, उनकी खिदमत की है, मैं ये कहता हूँ कि बशारत है कि सायरा बानो साहिबा जन्नती औरत हैं। इस कदर मोहब्बत, इस कदर ख्याल। अब जो इंसान किसी कैरेक्टर अपने रिश्ते के हवाले से पॉजेसिव होता है, तो फिर वो केयर कर रहा होता है। हमें और आपको लग रहा होता है कि ये तो स्ट्रांग होल्ड कर रही हैं,
ये तो ऐसे कर रही हैं। एक मैं छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूँ। मैंने जब दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू कर लिया और फिर अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू कर लिया, तो मैंने एहसन खान साहब को कहा कि वो पंजाबी हिंदकों में उनसे बात होती थी, मैं जितनी भी बोल सकता, मैंने कहा भाईजान एहसन भाई, हाथी के पाँव पे सबका पाँव, दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू हो गया ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿਓਗੇ तो मेरा बड़ा स्कूप बन जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो एहसन खान साहब ने ये कहा मुझे, कहते ने ओए तेरे नालों मेहदी हसन आए हैं, वो परवेज़ मेहदी को प्यार से मेहदी हसन कहते थे। तो मैंने कहा हाँ हाँ बताइए। कहते ने जिस तरह शाहरुख जड़ा है ना वो गोरी को बड़ा चालू है, वो थले लगा है, तो नाल ही मैंने थोड़ा जिहा हल्का जिहा कहते जिस तरह अपने भाईजान थले लगे तो कहते रहे वो मेहदी हसन नूं फाड़, वो ये क्या करते थे परवेज साहब, सुबह सुबह उठ के तो म्यूजिक के हलकों में चले जाते थे। मेरा ये रूटीन होती थी कि मैंने कभी प्राण साहब से इंटरव्यू टाइम लिया है, कभी राजेश खन्ना साहब से, कभी जिया प्रादा से, कभी लता मंगेशकर साहबा से, तो मेरा ये रूटीन होती थी। तो उन्होंने कहा कि उसको पकड़ो, यानी परवेज मेहदी साहब को, वो जो उसका ससुर है यानी किसका, गौरी का वालिद, वो उनका फैन है मेहदी हसन साहब का, तो उसका परवेज साहब का भी फैन होगा, वो घर में फंक्शन रखेगा गौरी का वालिद, तो शाहरुख सब तो पहला उससे अगे बैठा होगा, तो तू मुंडिया इंटरव्यू कर ली। तो ये मुझे इस तरह से ये पता चला कि उनके भाइयों को था कि शायद दिलीप साहब सायरा बानो साहिबा के नीचे लगे हैं। मेरा ख्याल है ऐसी मेरे ख्याल में ये हर एक फैमिली को लगता है कि उनका बेटा किसी के नीचे लगा हुआ है अपनी बेगम के। मैंने ये बयान कर दिया कि जिस तरह से सायरा बानो साहिबा ने ख्याल रखा है, तो आप उस रिश्ते को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ताहिर सरवर मीर साहब, ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि कोई ना कोई एसोसिएशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसी तरह दिलीप कुमार साहब की बात की जाए तो उनकी पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन और मोहब्बत किसी तौर नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, और क्योंकि वो पैदा इस इलाके में हुए थे, इस मिट्टी से उन्हें जेन्युइनली प्यार था। आपने क्या फील किया उनसे मुलाकात के दौरान कि किस तरह की बाउंडिंग थी उनकी पाकिस्तान? देखिए मैं जो है मेरा उनसे क्या रिश्ता था या क्या बाउंड था, मैं लाहौर से पाकिस्तान से गया, एक जर्नलिस्ट था, और अगर मुझे ये इज़्ज़त मिली और मुझे ये प्यार मिला कि मैं 20-21 दिन उनके घर में रहा, तो मैं कौन सा पठान हूँ या खान हूँ या कोई पेशावर से किसी का रुका लेके गया हुआ था, या इमरान खान साहब ने कहा था कि जी ये एनु ज़रा देखना। तो मेरा ये रेफरेंस था सीधा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, और परवेज़ मेहदी साहब मेरा रेफरेंस थे, और साथ हम ये रहे। तो मुझे ये उनके घर से पता चला, सायरा बानो साहिबा से और उनके घर के जो और दीगर लोग थे, कि दिलीप कुमार साहब की ये बात कन्वे थी हर फैमिली मेम्बर के लिए कि पाकिस्तान से कोई भी शख्स जब आएगा दरवाज़ा नॉक करेगा तो टाइमिंग ऐसी हो, ये नहीं कि कोई रात 2 बजे दरवाज़ा खटका दे, तो वो दिलीप कुमार साहब उनके लिए दस्तयाब रहते थे, उनको इज़्ज़त देते थे, उनसे मिलते थे, और हमें भी, हमारा भी यही रेफरेंस था। तो मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा 2004 की बात है, अदाकारा रीमा ने कहा कि जी मेरी पहला डेब्यू है एज डायरेक्टर, तो मेरी ख्वाहिश है कि दिलीप साहब फर्स्ट क्लैप, ठीक है ना जी, इनाग्रेशन करें। बिल्कुल। तो मुझे ये पता था कि दिलीप साहब आएंगे नहीं, लेकिन मैं रीमा के साथ चला गया। मैं इसलिए चला गया, मैंने कहा एक तो दिलीप साहब की ज़ियारत हो जाएगी, और दूसरा ये है कि यही बड़ी बात है, और फिर बम्बई जाएं तो बहुत सारे सीनियर लोग भी मिलते हैं, मेरे और भी दोस्तियाँ हैं उधर। तो मुझे क्यों यकीन था कि वो नहीं आएंगे, कि एक तो दिलीप साहब ने भी उसका इजहार किया जब रीमा ने कहा, अच्छा, जब रीमा ने कहा कि आप मेरी फिल्म का क्लैप दें, फर्स्ट क्लैप दें, तो दिलीप साहब ने कहा कि देखिए कि मुझे आप जिस तरह से आप दावत दे रही हैं, जब पाकिस्तान से कोई मुझे बुलाता है, कोई इनविटेशन आती है, तो यहाँ मेरे लिए मुश्किल पेश होती है, और मैं लोग बातें करते हैं, तो लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वो 2 दफ़ा आए हैं। एक दफ़ा 87 में आए थे जब यहाँ उजड़ी कैंप का वाक़या हुआ था, और फातमीद फाउंडेशन जो थैलेसीमिया और होमोफीलिया के बच्चे उनके फंड रेजिंग के लिए आए थे। एक कराची में फंक्शन हुआ था, एक लाहौर में हुआ था, और उस वक्त हम जंग अखबार में से वाबस्ता था मैं,
जंग अखबार में मीर शकील रहमान उनके वो होस्ट थे और हम सब ने मुलाकात की थी। ताहिर सर, मीर साहब, दिलीप कुमार साहब की अदालत के दौरान आपकी उनकी फैमिली के साथ बातचीत होती रही है, आप राब्ते में रहे हैं? देखिए, एक हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं वैसे तो, नकी अहमद कुरैशी साहब हैं, दिलीप साहब के साथी हैं। और दिलीप साहब जब प्रैक्टिकली काम कर रहे थे तो वो उनके मैनेजर के तौर पे भी और ख़ुद लिखारी हैं और दिलीप साहब की ज़िंदगी पे किताब भी लिख रहे हैं। उनसे तो रोज़ व्हाट्सएप पे रब्ता रहता है। आज भी अभी ये दिलीप साहब की इत्तला जो दी है वो वहीं मैं उठ के वो जब खोला तो उनसे, और बाकी जो है कभी कभार जो है सायरा बानो साहिबा से भी बात होती रहती थी। जब एहसन भाई और असलम खान साहब फौत हुए हैं अभी 4 महीने पहले, तो तब मैंने इजहार ताज़ियत करने के लिए उन्हें फ़ोन किया था और उस वक्त जो है सायरा बानो साहिबा ने बताया था कि यूसुफ साहब वो घर में और इंडस्ट्री में उन्हें साहब, तो जी कि साहब को ये अभी नहीं बताई ये ख़बर। तो 2 भाइयों का वहाँ उनका जाना और इस तरह से मतलब उस वक्त मेरी ये उनसे बात हुई थी। उसके बाद ये रोज़ाना पता चलता रहता था कुरैशी भाई से कि वो आप ठीक है या घर में ICU वार्ड बना दिया गया है। आखिरी बार आपकी दिलीप कुमार साहब से कब बात हुई थी? दिलीप कुमार साहब से 9 दिसंबर 2012 को मैं मिला था उनसे। सुहेल अहमद अजीज़ी साहब ये ले गए थे स्पेशली। एक दिन में वीज़ा इन्होंने लगवाया था। जाते हैं जी उनके साथ? नहीं, ये खुद ही अच्छा। सुहेल साहब बड़े आदमी हैं तो उन्होंने ये सोचा कि दिलीप कुमार साहब की ज़ियारत होनी चाहिए। तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि यार पता तो ज़िंदगी का कोई नहीं पता कि पहला मैं जाना कि उन्होंने जाना, लेकिन मुझे जो है मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मैं दिलीप कुमार साहब से मिलूं। तो फिर हम गए थे और उन दिनों भी दिलीप साहब की तबीयत नासाज थी। आपकी बात हुई थी उनसे? फिर जी ये तस्वीरें मैं आपको दे रहा हूँ। ये हम कोई 1.25 घंटा दिलीप साहब के साथ रहे थे। अच्छा। और सायरा बानो साहिबा भी ज़ाहिर है। तो हम जब घर गए हैं तो कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। कोई 20 से 25 बच्चे थे जो नाबालिग थे, वो ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की क़िरात कर रहे थे और दिलीप कुमार साहब दरमियान में बैठ के सुन रहे थे। और उसके बाद जब वो वाइंड अप हुआ, बच्चे वहाँ से उठे तो हम जाके मिले। तो मुझे याद है कि सुहेल साहब ने जब दोनों हाथों से दिलीप साहब का हाथ थामा तो उन्होंने हिंद को लहजे में कहा कि इतनी देर नाल क्यों आए। तो मैं मतलब पूरी तरह पहचाना था। मुझे बड़ा वो फिक्रा उनका अजीब लगा कि जैसे ये इनका पहले से बॉन्ड है, पहले से रिश्ता है। और यूं मैंने देखा सुहेल साहब की तरफ तो उनकी आंखों में आंसू थे और जितनी देर वो बैठे हैं तो उन्होंने उनका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि सायरा बानो साहिबा ने कहा साहब सुहेल का हाथ छोड़िए, उन्हें चाय पीने दीजिए। तो दिलीप साहब ने कहा दूसरे हाथ से दे। तो एक हाथ सुहेल अहमद का पकड़े रखा, वो मैं आपको तस्वीर भी देता हूँ, और दूसरे हाथ से हर सुहेल साहब ने चाय क्या पीनी थी। और उस वक्त मुझे याद है 9 दिसंबर को ये इन्होंने कहा, सायरा बानो ने कहा कि परसों साहब की सालगिरह है तो आप रुक जाइए। तो इनका यहाँ शो था, ये दुनिया में ये होता था जो अभी भी हो रहा है हस्बे हाल। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे माफ़ रखिए, मैंने जाना है। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि हम साहब की सालगिरह आज ही मना लेते हैं, और मैंने ये गाना बेख्तियार गाना शुरू कर दिया, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो यूं मुझे याद है कि यूं दिलीप साहब ने ऐसे नीचे ध्यान किया हुआ था, ओ यूं उन्होंने ऐसे देखा है। तो मुझे यूं लगा, इतने प्यार से देखा, मुझे लगा कि मेरे अंदर, मैं मर्द नहीं रहा, मेरे अंदर औरत एक जाग गई है। इतने प्यार से उन्होंने देखा, मुझे लगा कि मैं औरत बन गई। तो मैं यूं डर गया, मैंने कहा ये शख्स जिसकी उम्र अब 90 साल है, तो 90 साल में इतनी नूर है इसकी आंखों में, इस शख्स की, ये जब 30-35 साल का होता होगा तो वहीदा रहमान या वजंती माला कैसे ताब लाती होंगी इनकी आंखों की। तो अभी भी मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए हैं इस बात को याद करते हुए। तो दिलीप कुमार
जादू थे। ये जो आपने बताया ताहिर सरवर मीर साहब, स्ट्रेस्ड एक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो गया हुआ है पाकिस्तान और इंडो पैक रिलेशंस में, आप क्या देखते हैं ये फनकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि हम इन बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमें कहीं ना कहीं बांध देती हैं और हमारी आज़ादी को सल्ब करती हैं। तो इस हवाले से क्या रिफॉर्म्स लाई जानी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए, इसमें भी मैं दिलीप साहब को कोट करना चाहूँगा कि खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने अपनी किताब में लिखा है, जो वो उसकी इनाग्रेशन बम्बई में हुई थी, कुलकर्णी साहब उसके वहाँ होस्ट थे और उनके चेहरे पे SSR के लोगों ने जो है वो काला कर दिया था उनका मुंह, और दिलीप साहब को वो किताब कसूरी साहब घर में दे के आए थे। वो ये वाक़या उस किताब में लिखा है कि नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो वहाँ उस तरफ बैठे हुए थे वाजपेयी, और वाजपेयी ने उनसे कहा कि ये बात कीजिए अपने दोस्त से, तो उस तरफ से जो दोस्त की आवाज़ आई वो दिलीप कुमार साहब थे। तो दिलीप कुमार साहब पे यहाँ केस भी कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट में ज़िया शाहिद मरहूम ने, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, दिलीप ये ज़िया शाहिद साहब ने अपनी किताब में मेंशन किया है कि वो जो तकसीम थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उसके दिलीप साहब का एंगल ये था कि ये अगर सब मुसलमान जो इकट्ठे रहते, 25 लाख बांग्लादेश के, 22 लाख पाकिस्तान के, और इतने ही अगर ये इंडिया के मुसलमान इकट्ठे कर लिए जाएं तो हम अक्सरियत में हो जाते हैं। तो दिलीप साहब का ये ख्याल था, हमारा ये ख्याल नहीं है, हम तो अपने पाकिस्तान में यहाँ खुश हैं, लेकिन दिलीप साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और ये एक है भी रैशनल अप्रोच है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत को अकलियत में किस तरह से बदली। तो मैं ये समझता हूँ रूल वाला ये बिल्कुल आपने सही बयान कर दिया। इस मुल्क में, इस खित्ते में जो अप्लाई हुई है हिस्ट्री में जो सियासत, और तो मैं दिलीप साहब के ख्याल से मुत्तफिक हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों में भाइयों जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जो 70-72 साल में हुआ नहीं। That's so great. Thank you very much ताहिर सरवर मीर साहब। आज के दिन पे एक अजीम लेजेंडरी अदाकार की यादों को तरोताज़ा करने के लिए खुदा की बस्ती आपका बहुत शुक्रगुजार है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।